गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 14 दिसंबर को होने वाली सीटीटी एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की आज हम यहाँ पे 12 से 13 टॉपिक देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसकी नोट्स यहाँ पे बनाई है। तो आज ये वीडियो आपकी सीटीटी एग्ज़ाम जो आने वाली है 14 दिसंबर को उसके लिए। तो सबसे पहले तो चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आपको जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सीडीपी। फर्स्ट चैप्टर है सीडीपी में भाषा, अधिगम और अर्जन। तो भाषा जो है अर्जन, वो परिवार से, वातावरण से बच्चा सीखता है अनुकरण करके, विदाउट एनी हेल्प, टीचर, ग्रामर, बुक। यानी कि हर भाषा अर्जन में टीचर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ग्रामर की या फिर कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह एक प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस है, सहज और स्वाभाविक होती है। जो भाषा अर्जन है वो सहज होती है और स्वाभाविक होती है। जो भाषा अधिगम है, भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि हमें अधिगम का मीनिंग है सीखना। तो सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? व्याकरण, टीचर, बुक, इनकी आवश्यकता पड़ती है, रूल की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम यानी अधिगम जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है। द्वितीय भाषा है, इसे कहा जाता है। जैसे स्कूल में सीखने के लिए जाना पड़ता है, बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। जो अधिगम है उसमें बच्चों को प्रयास करना पड़ता है सीखने के लिए। उसके बाद है भाषा के संदर्भ में विचार। जो साइंटिस्ट है सीडीपी, यानी कि एग्ज़ाम में आने वाले कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने विचार यहाँ पे प्रकट किए। सबसे पहले वाइगोस्की। तो भाषा के संदर्भ में वाइगोस्की ने बोला है कि बच्चा जो है भाषा समाज के संपर्क में आने के बाद सीखता है। यानी कि बच्चा जो है भाषा समाज से सीखता है। भाषा जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे आधारित है। तो आपको यहाँ पे वाइगोस्की वाइगोस्की को आप थोड़ी देर बोलेंगे। योगी योगी की भाषा कैसी है? भाषा होती है सामाजिक सांस्कृतिक। इस तरह से आप ये ट्रिक के ज़रिए आप याद कर सकते हैं। उसके बाद पियाजे, जीन पियाजे जो इम्पोर्टेंट है सीडीपी में, आपकी सीटीटी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतक्रिया, यानी कि अंतक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद है चॉम्स्की। चॉम्स्की नाम का एक साइंटिस्ट है, उसका यहाँ पे भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों को जन्मजात होती है, ऐसा कहना है। यानी कि बच्चा जो है वो जन्मजात भाषा सीखने के लिए तैयार रहता है। ग्रामर का सिद्धांत उसने दिया था। भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। यानी कि जो बच्चा होता है वो भाषा बोलने के लिए ग्रामर की सहायता लेता है और वो जन्मजात होती है। तो आपको यहाँ पे जन्मजात भाषा अर्जन बच्चा सीखता है ग्रामर के सहारे से, आपको ये याद रखना होगा। ये बोला था चॉम्स्की ने। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट हो गया, भाषा अधिगम और अर्जन। उसके बाद है चैप्टर सेकंड, जो सीडीपी में सेकंड चैप्टर भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। तो सबसे पहले है इसमें अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल। उसमें है सेकंड टाइप है ग्रहणात्मक कौशल, यानी कि रिसेप्टिव स्किल। तो यहाँ पे आप प्रोडक्टिव यानी कि आपको किस तरह से व्यक्त हो सकते हैं। बच्चा बोल के व्यक्त होता है, उसके बाद लिखने के साथ वो व्यक्त होता है। यानी कि आपने जो विचार है वो लिख के भी बता सकता है और बोल के भी। तो ये प्रोडक्टिव है। तो वाचन कौशल यानी कि बोलना, लेखन कौशल यानी कि लिखना, ये प्रोडक्टिव है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रोडक्टिव स्किल क्या है? तो बोलना और लिखना, यानी कि बोली। आप के ज़रिए बोल सकते हैं कि बोली। बोली क्या है? प्रोडक्टिव। बो से होगा बोलना, ली से होगा लिखना। उसके बाद है यहाँ पे रिसेप्टिव यानी कि विद्यार्थी क्या करता है? श्रवण करता है और पठन करता है, यानी कि बार बार दोहराता है, उसको श्रव बोलेंगे। उसके बाद है भाषा सीखने के लिए चारों कौशल जो है, यानी कि बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये एक दूसरे से क्या है? अंतः संबंधित है, यानी कि कोरिलेटिव है। भाषा के चारों कौशल जो है क्रम से नहीं सीखते, एक साथ सीखे जाते। यानी जो ऊपर दिए वाचन, बोलना या लिखना और ये सुनना, ये चारों एक क्या है? एक साथ सीखी जाती है। बच्चा सुनने के साथ साथ बोल भी सकता है।
पढ़ने के साथ-साथ लिख भी सकता है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से भाषा कौशल जो है, जो 4 भाषा कौशल्य है, बोलना, लिखना, श्रवण करना और पठन करना, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो चैप्टर है, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण के बाद माना जाता है, यानी कि कोई यदि आदमी बीमार है तो उसे पहले डॉक्टर क्या करता है, निदान करता है, यानी कि उसका जो डिसीज़ है वो डायग्नोस करता है, निदान करता है। निदान परीक्षण में विद्यार्थी अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की पहचान कर जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि बच्चे को क्यों परेशानी हो रही है पढ़ाई में, ये हमें मालूम होता है उस निदानात्मक में। उसके बाद जो है उपचारात्मक निरीक्षण के बाद समस्या दूर करने का प्रयास होता है, यानी कि हमें मालूम होता है कि बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो बच्चे को दिक्कत क्यों हो रही है, तो वो जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करते हैं। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है समस्या बीमारी के बारे में जानकारी करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद ट्रीटमेंट करता है, यानी कि उपचारात्मक, यानी कि औषध या फिर मेडिसिन देता है। तो उसी तरह से हम बच्चे को सबसे पहले उपचारात्मक होने के बाद निदानात्मक परीक्षण इम्पोर्टेंट है। बालकों की जो क्षमता सही दिशा में मोड़ना, यानी कि इसमें निदानात्मक में क्या होता है, बालकों की जो क्षमता है वो सही दिशा में मोड़ना होता है। बालक के व्यक्तित्व संबंधी समस्या निराकरण हो सकता है, यानी कि जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकता है व्यक्तित्व संबंधी। किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो सॉल्व किया जा सकता है। बालक में उपचारात्मक के बाद आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी कि कोई भी बच्चा है, कोई उसे पढ़ने में दिक्कत है तो उसका जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसे एक कॉन्फिडेंस मिलता है, अलग टाइप का आत्मविश्वास उसमें जागृत होता है। छात्रों में होने वाली त्रुटियां सुधारी जा सकती है, यानी कि जो पढ़ने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर करने के बाद त्रुटियां सुधर जाती है। तो ये जो था चैप्टर थर्ड उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद है चैप्टर फोर भाषा, मातृभाषा बहुभाषिकता, यानी कि मदर टंग। मातृभाषा जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ 2005 द्वारा संपूर्ण महत्वपूर्ण एक मातृभाषा जो है एक महत्वपूर्ण भाषा है। एनईपी 2020 और आरटी 2009 के अनुसार क्लास 8 तक क्लास 8 तक जो बच्चा है उसको मातृभाषा में ही शिक्षण देना चाहिए, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किए वर्ड उनको आपको फोकस करना है। मातृभाषा 8वीं कक्षा तक उसे मातृभाषा से ही सीखनी चाहिए या फिर सिखानी चाहिए। रिसोर्सेस, यानी कि संसाधन, मातृभाषा में ज़्यादा बच्चा जो है वो विचारों की अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन और ऑफ आइडिया कर सकता है, यानी कि जो बच्चा है, बच्चे की जो बोली भाषा है वो उसमें ज़्यादा इजीली बोल सकता है या फिर उसके जो विचार है वो प्रकट कर सकता है। मातृभाषा को मातृभाषा को सीमित करने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि मदर टंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित इनकरेज किया जाना चाहिए। ये आपको रीज़न असर्शन टाइप की क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करते हैं, ये एक आपको ध्यान में रखना है कि मातृभाषा जो है वो दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज को सीखने में इम्पोर्टेंस हेल्प करती है। भाषा अधिगम में भाषा अधिगम में बोधात्मक निवेश, यानी कि कॉम्प्रहेंसिबल स्टूडेंट को जो है भाषाई अवसर प्रदान करने की उनकी जानकारी में अब एक स्तर ऊपर होता है, यानी कि भाषा अधिगम में बोधागम्य, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है इसलिए आप कॉम्प्रहेंसिबल याद कर सकते हैं। जो यदि जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट को इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत बोल सकता है, लेकिन उसे डायरेक्ट कुछ प्रोग्राम में एंकरिंग करने के लिए डायरेक्ट प्रेजेंट करना तो वो दिक्कत की बात है। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इंग्लिश सीखने के बाद किसी को निवेदक या फिर एंकर बनाने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन उसे प्रमोट किया है। इंग्लिश थोड़ा बहुत आती है, ऊपर की लेवल हाई हो गई, यानी कि जो निवेदक को एक परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ खाली थोड़ी फार इंग्लिश आती है इसलिए उसे जो है एंकर बना देना ये गलत बात है। तो ये भाषा अधिगम में बोधागम में, यानी कि कॉम्प्रहेंसिबल है। उसके बाद है रीडिंग के प्रकार। ये क्वेश्चन पूछते हैं रीडिंग के प्रकार कौन कौन से है, तो स्कीमिंग रीडिंग है, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ना। स्टूडेंट जो है पाठ्य सामग्री को केंद्रीय भाव तथा
सार खोजने के लिए तेज़ी से पढ़ता है, यानी कि जो स्किमिंग है, स्किमिंग यानी कि सारांश पढ़ना, न्यूज़पेपर का जो सारांश है वो पढ़ने के लिए और तेज़ी से पढ़ता है। स्किमिंग आपको याद रखना होगा। स्कैनिंग, स्कैनिंग में जो है वो विशेष जानकारी, स्पेशल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है, यानी कि कुछ भी महत्वपूर्ण जो घटक है उसे पढ़ने के लिए जो रीडिंग की जाती है उसे स्कैनिंग बोलते हैं। स्पेशल इन्फॉर्मेशन के लिए यानी कि पैराग्राफ क्वेश्चन फर्स्ट रीड करने का, फिर पैराग्राफ रीड करने का, या फिर आप ध्यान में रख सकते हैं कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन रीड करना यानी कि स्कैनिंग। उसके बाद है गहन पठन। गहन पठन जो है वो इंटेंसिव रीडिंग है। डिस्कशन, चर्चा बारीकी से और समय लेकर टाइम टेकिंग पढ़ना है। गहन या गहन पठन से आपको मालूम होना चाहिए कि गहन यानी कि डीप रीडिंग है। इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। प्रत्येक शब्द का अर्थ यहाँ पे समझना होगा। गहराई से बारकाई से पढ़ना। उसके बाद है अतिशय अभ्यास यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग। पठन द्वारा पठन धारा प्रवाह पर आधारित जोर और सटीकता पर कम, यानी कि सिर्फ जो है स्पीड से रीडिंग पढ़ने का, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं होता है। यानी कि जो बच्चा है सिर्फ पढ़ सकता है, लेकिन उसका मीनिंग उसे मालूम नहीं हो, ज़ोर ज़ोर से पढ़ ले, लेकिन उसका मीनिंग मालूम नहीं होता है, वो उसे अतिशय या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। लेखन का एक प्रतिक्रिया उपागम। लेखन का प्रतिक्रिया उपागम यानी कि प्रोसेस ऑफ अप्रोच राइटिंग एक भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें बच्चा जो है वो लेखन राइटिंग स्किल का विकास, बच्चे का लेखन का विकास किया जाता है। इसमें बच्चा जो है क्रमबद्ध तरीके से सीखता है। इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखता है, यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है लिखने से। जैसे छोटा बच्चा है उसका हैंड राइटिंग सुधारने के लिए उसे हम क्या करते हैं कि कुछ जो वर्ड है वो बार बार लिखने के लिए दोहराना, हम उसे बोलते हैं। तो इसमें ये यानी कि लिखने से ही आएगा, कंटिन्यू लिखने के बाद ही उसे राइटिंग सुधर जाएगी। तो सिर्फ लिखो और लिखने से ही आएगा। ओनली राइटिंग देन गेट राइटिंग। लेखन की प्रक्रिया, उपागम का क्रम। अब सबसे पहले तो लिखने के लिए जो है बच्चा जो है वो मंथन करता है, विचार विमर्श करता है। प्रारूप सेकंड स्टेप है, इस तरह लिखेंगे, या फिर वो क्या करेगा उसका प्रारूप बनाएगा। में है संशोधन और लास्ट में है संपादन। ये थोड़ा-सा एक आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद है भाषा विकास। भाषा का जो विकास है रोल प्ले यानी कि नाटक के माध्यम से ज़्यादा तौर पे होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाषा का विकास नाट्य यानी कि रोल प्ले से बहुत ज़्यादा होता है। टीचर भाषा स्टूडेंट के लेखन विकास करना होता है, तो विचारों की क्षमता, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। तो जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद बच्चों में उनका भाषा का विकास यानी कि शब्द संग्रह बढ़ता है, उनका जो विचार करने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। डिस्कशन इज़ रिलेटेड टू द गहन पठन। ओके, तो यहाँ पे डिस्कशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो गहन पठन के संदर्भ में है। भाषा के उत्पादक यानी कि हमने शुरू में देखा था भाषा के उत्पादक क्या क्या है कि भाषा बोलना और लिखना। उत्पादक यानी कि आप कौन कौन से माध्यम से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बोलने के माध्यम से या फिर लिखने के माध्यम से। उसके बाद है समाचार पंक्ति पढ़ना यानी कि सरसरी दृष्टि। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो समाचार यानी कि न्यूज़पेपर जो होता है वो उसे पढ़ना है, उसे क्या बोला जाता है सरसरी, सरसरी वाचन। चैप्टर नंबर 6 है बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म। बहुभाषिकता में जो है वो रिसोर्स के रूप में देखा जाता है, संसाधन के बारे में। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लैंग्वेज यहाँ पे सीखी जाती है। उससे क्या होता है हर एक भाषा का जो है शब्द हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारी जो वोकेबलरी है, शब्द साठा है वो इंक्रीज हो जाती है। विद्यार्थी में शब्द वृद्धि यानी इंक्रीज हो जाती है। और कम्युनिकेशन द्वारा यदि मैं यहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी के साथ साथ मुझे अन्य भाषा भी आती है, अंग्रेज़ी आती है, मराठी आती है, संस्कृत आती है, यानी कि उससे क्या होता है मेरे जो शब्द है, वोकैब्युलरी वो इंक्रीज़ हो जाती है कम्युनिकेशन के ज़रिए। तो संस्कृति का आदान-प्रदान करने में हमें एक हेल्प हो जाती है। यानी कि हमारी जो संस्कृति है एक्सप्रेस करने की, या फिर जो कोई हमारे आस-पड़ोस के विचार है, वो हम
ट्रांसफ़र कर सकते हैं अन्य दूसरे लैंग्वेज में। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। देखिए यहाँ पे भाषाओं एवं संस्कृतियों का जो सम्मान होता है वो बहुभाषिकता में होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि हमें एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना चाहिए, उनकी संस्कृतियों का भी सम्मान करना चाहिए। हमें किससे बोल सकते हैं तो हम जब हमें दूसरे की भाषा आ जाए, यानी कि सेकंड लैंग्वेज, तो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। स्टूडेंट मातृभाषा से स्टार्ट करता है और कई भाषाएँ सीखता है। देखिए यहाँ पे जो कक्षा 7th है या फिर कोई भी कक्षा में बच्चा है, तो अपनी मातृभाषा में पढ़ता है। जैसे मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मैं मराठी में पढ़ता हूँ। साथ-साथ में हिंदी भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ता हूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट जो है मातृभाषा से लेकर उसमें दूसरी भाषा सीखने में मदद होती है। बहुभाषिकता क्लास, बहुभाषिक क्लास में शिक्षण 3 भाषा या फिर त्रिभाषी सूत्र, 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला है बहुभाषिकता क्लास में। तो सबसे पहले है मातृभाषा यानी कि मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, थर्ड है मॉडर्न लैंग्वेज, यानी कि इन 3 भाषाओं का आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट भाषा है हमारी मातृभाषा, सेकंड है इंग्लिश, थर्ड है मॉडर्न लैंग्वेज। तो ये त्रिभाषी सूत्र है। उसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है? फॉर लर्निंग के यानी कि पढ़ाई के संदर्भ में बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। यानी यदि हमें कोई पढ़ाई करनी है तो भाषा हमें एक इम्पॉर्टेंट है, भाषा हमें शक्ति प्रोवाइड करती है, बहुभाषिकता हमें होनी चाहिए। स्कूल में मातृभाषा के साथ पढ़ाई की जाती है और हाई स्कूल में अनेक भाषा यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो हाई स्कूल जो है अनेक भाषा हमें सिखाती है, यानी कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक हम पढ़ सकते हैं, यानी कि बहुत भाषा हम सीखते हैं। उसके बाद है चैप्टर 6 TML यानी शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण प्रक्रिया में इजी बनाने के लिए यदि हम शिक्षण पढ़ाई करते समय कुछ ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसे TML बोलते हैं, TLM बोलते हैं। शिक्षण इजी बनाने के लिए सरल, रोचक, आकर्षक जिन माध्यम से किया जाता है उसे TML कहते हैं। यह एक प्रभावशाली, रुचिकर, स्थायी अधिग है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट है। कई कठिन एवं भूतकाल की घटनाएं अधिक स्पष्ट होती है, इससे समय की बचत होती है। तो TML यानी कि ऐसी वस्तुओं का उपयोग करके हमें पढ़ाई करनी है जिससे हमारा टाइम बच जाए और जो स्टडी है वो अधिक से अधिक इजी और जिसे यहाँ बोला गया है कि रुचिकर यानी कि आरामदायक हम बना सकते हैं। तो TLM के प्रकार है। इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती है। श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो लर्निंग मेथड, यानी कि सुन के, जैसे हम कोई भाषा या फिर कुछ पढ़ाई करनी है तो रेडियो का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रामोफोन का इस्तेमाल करते हैं, लिंगोफोन का हम उपयोग कर सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला में इसका उपयोग होता है। तो भाषा सीखने के लिए हम रेडियो, टेप, ग्रामफोन, लिंगोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये श्राव्य सहायक यानी कि सुनने में हम मदद कर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है दृश्य सामग्री, दृश्य यानी कि देखकर हम पढ़ सकते हैं। तो विजुअल लर्निंग मेथड में आता है श्याम पटल, यानी कि हमारा ब्लैक बोर्ड आता है, प्लेन बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, पत्र पत्रिका, इंसाइक्लोपीडिया, उसके बाद एक चार्ट, इस तरह के हम सहाय से हम क्या कर सकते हैं, देखकर देखकर हम सुना यानी कि पढ़ाई कर सकते हैं। पहले आया है सुनकर यानी कि श्रव्य सामग्री, उसके बाद है दृश्य यानी कि देख के, तीसरा जो है श्रव्य दृश्य यानी कि दोनों को मिला के ऑडियो विजुअल बनाया है। तो टीवी, कंप्यूटर, नाटक, चलचित्र, कठपुतली। ठीक है, कठपुतली में क्या होता है कि जो डॉल होती है वो नाचती घूम यानी कि डांस वगैरह करती है और हमें दिखती भी है, और जो उसके प्लेबैक साउंड जो है उसे वो दिया जाता है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर हम देख सकते हैं, कंप्यूटर के सामने या फिर टीवी हो तो उस पर हम जो चित्र है वो देख सकते हैं और आवाज़ भी हम सुन सकते हैं। उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से आप देख भी रही है और सुन भी रही है आवाज़। तकनीक के आधार पे यानी कि टेक्नोलॉजी के सहारे के ये इस्तेमाल करके,
तो कठोर जो उपागम है यानी कि हार्ड अप्रोच, कंप्यूटर पार्ट देख सकते हैं। हार्ड यानी कि जो हार्डवेयर है, यानी कि कंप्यूटर के पार्ट हम देख सकते हैं, उसे हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हो गया। उसके बाद है मृद उपागम यानी कि सॉफ्ट अप्रोच, यानी कि इसे भी हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, स्पर्श नहीं किया जा सकता। उसके बाद है परीक्षण के आधार पर प्रक्षेपी सामग्री, प्रोजेक्टिव मेथड, जिन चीज़ों को प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, यानी कि कुछ ऐसे जो वस्तुएं हैं वो दिखाने के लिए हमें मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसमें आता है स्लाइड, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने ये स्लाइड बनाई थी। फिल्म फिल्म स्ट्रिप हो या फिर ओवरहेड प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्टर हम बोलते हैं। तो जो मैंने ये बनाई ही पीडीएफ, तो आपको दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है कि इसे रिकॉर्डिंग करना पड़ा और फिर यूट्यूब पे डालना पड़ा, तो ये प्रक्षेपी हो गया। उसके बाद है अप्रक्षेपी, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल, मशीनरी की जो है वो नीड या फिर यहाँ पे नहीं पड़ती, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन। तो ब्लैक बोर्ड है, बुक है, चार्ट है, शामपट जिसे जिसे कहा जाता है, ये अप्रक्षेपी में आता है कि इसे मशीनरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनसीईआरटी के कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक है, ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स में आता है कॉमिक्स आती है, कार्टून आती है। कॉमिक्स यानी कि जो अ, छोटे बच्चों के लिए चित्र के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए छोटा बुकलेट आता है। कार्टून है, डिस्प्ले, डिस्प्ले में आता है ब्लैक बोर्ड, यानी कि हमारा जो श्याम पटेल या फिर जो टीचिंग का बोर्ड है वो, बुलेटिन बोर्ड, प्लेन बोर्ड, त्रिआयामी, त्रिआयामी आते हैं मॉडल, हम जो स्कूल में कॉलेज में या फिर बनाते हैं मॉडल। हमारा जो बिग कंपटीशन कोई साइंस का हो या फिर मैथ का हो, तो जो मॉडल बनाते हैं उसे त्रिआयामी बोलते हैं, यानी कि 3D में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। श्रव्य सामग्री में रेडियो, लिंगवा फोन, टेप। प्रक्षेपी में स्लाइड आती है जो दिखाई देती है, फिल्म स्ट्रिप है। उसके बाद ये प्रक्रिया सामग्री, अभिनय और क्षेत्र भ्रमण के जरिए, यानी कि ट्रिप के जरिए हम प्रक्रिया सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चों आप जानते हैं कि स्कूल या फिर कॉलेज में घूमने के लिए एक ट्रिप निकाली जाती है एजुकेशनल पर्पज़, वो प्रक्रिया सामग्री है। सातवां जो चैप्टर है, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये। यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम दिया जाता है और हिंट भी दी जाती है, आंसर खोजना, यानी कि 2 into 2 4 होता है, डिवाइड बाय 3। तो आंसर क्या आता है ये बच्चे को मालूम नहीं, ये मल्टी स्टेप है या फिर बॉड मास के जरिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की हिंट दी जाती है स्टूडेंट को। इस स्टेप में समस्या समाधान में समस्या को चुनना, सबसे पहले तो क्या आता है, समस्या को ढूंढो। समस्या प्रोजेक्ट रिलेटेड कलेक्शन, इंफॉर्मेशन जो है कलेक्शन करने की है। जो कोई समस्या है, समस्या के संदर्भ में जो जानकारी है उसे एकत्र करना। समस्या की खोज यानी कि प्लानिंग बनाना। सभी साधनों का मूल्यांकन करना। तो उसके बाद है एक समाधान को चुनना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी कि एक समस्या है और एक हम यदि उत्तर ढूंढते हैं तो उस उत्तर को क्या करने का है, इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी कि इस्तेमाल करना। रिजल्ट का मूल्यांकन करना। एग्जाम्पल, 120 मार्क हम कैसे आ सकते हैं। समस्या समाधान को पुनर्भाषित, यानी कि रेडिफाइन और उन पर पुनर्विचार करना। समस्या समाधान के पुनर्भाषित, यानी कि 120 मार्क हमारा टारगेट है, तो 130 मार्क कैसे ला सकते हैं, तो इसे जो है वो पुनर्भाषित करना कहते हैं या फिर रिडिफाइन कहते हैं। किसी समस्या प्रॉब्लम को एक एक ही तरीके से प्रस्तुत करना, उसे उसमें भी अटकना, उसे रिस्पॉन्स सेट कहते हैं। यानी कि एक ही हमें रास्ता मालूम है और वो भी रास्ता क्या है हमें बहुत बार प्रॉब्लम में लाता है। एक ही मेथड बताना और उसमें भी अटकना, उसे रिस्पॉन्स सेट किया कहा जाता है। रिस्पॉन्स सेट यानी कि एक ही समस्या को सॉल्वने के लिए एक ही मेथड और उसमें भी अटकना। उत्तम समस्या समाधान कर्ताओं के लिए रिस्पॉन्स सेट में कमी और अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए। अपसारी चिंतन यानी कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे आंसर, समस्या समाधान में सॉल्यूशन से पीछे और प्रश्न तक जाना चाहिए।
पश्चिगा या उसे ही पश्चिमगामी कार्यकारी युक्ति कहा जाता है, यानी कि वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रैटेजी, यानी कि उत्तर से लेके प्रश्न तक हमें फिर पीछे आना चाहिए। रेगुलर प्रोसेस क्या होती है कि कोई भी प्रश्न होता है, प्रश्न का हम उत्तर खोजते हैं, तो उत्तर से लेके प्रश्न तक उल्टा प्रोसेस करनी है। आगमन विधि, इसे इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। आगमन विधि में एग्जाम्पल देके बच्चे को पढ़ाया जाता है क्लास में, यानी कि पहले एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम दिया जाता है, यानी कि अपने अनुभव एक्सपीरियंस का यहाँ पे इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह छात्र केंद्रित विधि है, इम्पोर्टेंट है। आगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है, ये आपको याद रखना होगा। एग्जाम्पल बताना और फिर उसके बाद रूल बताना, यानी कि मैक्रो से माइक्रो तक जाना। मेक इजी बाय द गिविंग एग्जाम्पल, यानी कि आगमन विधि में याद रखना होगा कि छात्र केंद्रित है और छोटे से लेके बड़े तक यहाँ पे जाना है। नोन टू अननोन तक। निगम विधि, निगम विधि में जो है वो डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद करना, उसे निगम विधि कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने एक हिंट बनाई कि सोनू निगम जो है वो डायरेक्ट गाना गा सकता है। सोनू निगम, निगम से सोनू निगम बनाया जो गायक है, वो गाना गा सकता है, डायरेक्ट गाना गा सकता है, लेकिन हम नहीं गाना गा सकते क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं है। तो ये शिक्षक केंद्रित मेथड है। निगम विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित मेथड है। उसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड, अनुभव केंद्रित विधि। एक्सपीरियंस बच्चा स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य करता है, अपना प्रॉब्लम अपना ही आंसर, यह वास्तविकता का सिद्धांत के ऊपर है। यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, उसमें क्या करता है बच्चा खुद एक सर्च करता है और खुद ही उसका आंसर बताता है। उसके बाद है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा सिखाई जाती है। यानी कि डायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है कि व्याकरण नहीं सीखा जाता, क्योंकि हम आपको मालूम है कोई भी भाषा हो, भाषा सीखने के लिए हमें व्याकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें व्याकरण नहीं सिखाया जाता, डायरेक्ट उस बच्चे को सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज सिखाई जाती है। यानी कि इंग्लिश स्पीक डायरेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्ट स्पीकिंग करनी है। उसे मालूम नहीं है ग्रामर क्या है, इज वॉज देयर, उसकी ग्रामर के रूल मालूम मालूम नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट बोलने लगा, यानी कि डायरेक्ट मेथड है। इसमें नो मातृभाषा, यानी कि मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, विश्लेषण करना यानी कि एनालिसिस करना, और फिर अध्ययन व समीक्षा करना। एग्जाम्पल नौ क्या है, यदि प्रॉब्लम दिया कि नौ क्या है, तो नौ जो है उसके बारे में हमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी बांटना। तो एनालिसिस मेथड है। संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड है। विश्लेषण करने के बाद संश्लेषण किया जाता है, छोटे छोटे भागों को जोड़कर समस्या समाधान मिलाना। ज्योमेट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा तौर पे। 2+2 क्या है, यानी कि 2 क्या है, और उसके बाद एडिशन किया, तो ये संश्लेषण हो गया। अनुकरण विधि, अनुकरण यानी कि नाम ही है अनुकरण करना, यानी कि कॉपी करना, दूसरे से एज इट इज़ बिहेव करना। इमिटेशन मेथड। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि में लेक्चर दिया जाता है जो कि निगेटिव है। आपको याद रखना होगा कि व्याख्यान विधि जो है वो निगेटिव है, तथ्य विषय बनाता है, वो प्राचीन विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है। तो ये जो विधि है व्याख्यान विधि वो बच्चों के लिए हानिकारक होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि लगभग एक 12 से 13 जो चैप्टर है हमारे सीडीपी के आज हमने पढ़े। आई होप इस वीडियो का आपको इस्तेमाल आने वाली 3 दिनों बाद जो एग्ज़ाम होने वाली उसमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।